सुनैना अपने बेड पर सो रही थी। शाकाहारी उसके बगल में बैठा था। तभी उसका मैनेजर डेविड उसके पास आया। उसने उसके कान में कुछ कहा। शाकाहारी ने एक नज़र सुनैना को देखा और वहां से तेजी से निकल गया। पुलिस स्टेशन में एसपी चड्ढा अपने दोनों हाथ पीछे करके अपना सिर झुकाए खड़े थे। उनके सामने एमएलए चितरंजन दयाल खादी के कुर्ते और धोती पहने गुस्से से कांप रहे थे। अब तक उनके बेटे के कातिल का एक भी सुराग एसपी चड्ढा ढूंढ नहीं पाए थे कि उनके भाई, जो इस समय सीएम के अपोजिशन में चुनाव लड़ने वाले थे, सूर्यभान दयाल के बेटे संयोग का शव शहर से दूर एक टूटे फूटे खंडहर में न जाने कितने पीस में बटे मिले थे। पूरे शहर में खलबली मची हुई थी। न्यूज के हेडलाइन में सिर्फ यही दिखा रहा था, अगर सीएम और एमएलए के बेटे सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता का क्या होगा। हर सड़क और दुकान पुलिस छावनी में बदल चुकी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां पर दो चेहरे और बनाए गए थे। उनमें से एक संयोग के भाई समय दयाल और दूसरा शाकाहारी का था, और उनके नीचे लगा क्रॉस का निशान इस बात का संकेत था कि अगला नंबर शाकाहारी का है। जहां पूरा देश नए साल की पार्टी मनाने की तैयारी कर रहा था, वही चितरंजन दास और सूर्यभान दयाल अपने बेटे के मौत का मातम मना रहे थे। तभी वहां पर शाकाहारी अपने मैनेजर डेविड के साथ आया। एसपी चड्ढा को बगल में खड़ा इंस्पेक्टर ने मन ही मन कहा, इन्हीं की कमी थी, ये अभी आ गए। और वह उनसे थोड़ा पीछे खिसक कर खड़ा हो गया। कड़ाके की ठंड पड़ने की वजह से उसने अपने कान में मफलर लगा रखा था और उसके अंदर एयरफोन के लीड लगा रखे थे, जिससे उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वह मजे से गाना सुन रहा था। सूर्यभान ने अपने लात से अपने पीछे पड़े चेयर को जोर से मारा, जिससे वह चेयर टूट गया और चिल्लाते हुए एसपी चड्ढा से बोले, मेरे दो बेटों का खून हो गया और तुम अब तक सबूत ढूंढ रहे हो। लगता है तुम्हें यह शहर रास नहीं आ रहा है। इस पर चड्ढा कुछ नहीं बोले। वह मन ही मन सोच रहे थे, आखिर ऐसा कौन सा खूनी है जिसने कोई भी सुराग नहीं छोड़ा। दोनों की मौत एक तरीके से हुई थी। बॉबी देओल के बॉडी के अंग भी काटे गए थे और उसकी आंखें फोड़ दी गई थी। उसी तरह समय के भी एक एक बॉडी को काट काट कर अलग किया गया था और उसकी भी आंखें फोड़ी गई थी। पुलिस को समझ आ गया था कि किसी ने बदला लेने के लिए इस तरीके से मारा है। उसने अपने सामने रक्षक का मुखौटा पहने खड़े दरिंदों को देखते हुए मन ही मन कहा, जिसने भी मारा है, काश वह इन तीनों को भी मार देता तो कम से कम राजनीति में साफ लोग आते। अगर एक बार वो मेरे सामने आकर भी कह दे कि उसने मारा है, तो कसम से मैं इन तीनों को खुद उसके हवाले कराता। सबके नाक में दम कर रखा है। और फिर उन्होंने अपने चेहरे को नॉर्मल बनाते हुए शांत भाव से कहा, हमने अपनी पूरी पुलिस फोर्स लगा रखी है सर, आप चिंता ना करें, बहुत जल्द वह हमारे सामने होगा। शाकाहारी ने एसपी चड्ढा का कॉलर पकड़ते हुए कहा, तो तुम इतने दिन से क्या कर रहे हो? मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ, इसलिए आप अपनी हद ना भूलें। यह सुनते ही सूर्यभान और चितरंजन दयाल दोनों का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। उसने अपने सामने रखे टेबल पर से सारा सामान नीचे फेंकते हुए कहा, एसपी, तुम्हारे पास आज शाम तक का वक्त है। अगर मुझे मेरे बेटे का कातिल नहीं मिला तो। उसके बाद वह अपने सभी बारातियों को लेकर पुलिस स्टेशन से दम दमाते हुए बाहर निकल गए। एसपी चड्ढा भी सोच रहे थे, इस शाकाहारी का राजनीति से ना तो कोई लेना देना है और ना ही यह पर्सनली चितरंजन और सूर्यभान को जानता है। फिर इन दोनों के एक दुश्मन कैसे हैं? तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया और उनके होठों पर कुटिल मुस्कान आ गई। उन्होंने शाकाहारी से बड़े इज्जत के साथ कहा, सर, आपकी जान को खतरा है, इसलिए हमारे 4 सबसे काबिल और बहादुर इंस्पेक्टर आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा आपके आसपास होंगे। यह संदेश सुनकर शाकाहारी का दिमाग फटने लगा। अब तक वह भी यही सोच रहा था कि मेरा इन राजनीतियों से कोई लेना देना नहीं है, इसका और मेरा दुश्मन एक कैसे है। एसपी चड्ढा की बात सुनकर वह अपनी सोच से बाहर आते हुए बोला, मेरे पास मेरे बॉडीगार्ड है, मुझे आपके निकम्मे पुलिस फोर्स की कोई आवश्यकता नहीं है। और वह भी वहां से निकल गया। 31 दिसंबर की रात, मेहता सदन। दीपा अपने जीत पर अड़ी थी कि वह बॉडीगार्ड को साथ लेकर नहीं जाएगी।
क्योंकि उसे अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। उसके दोस्त उसके बॉडीगार्ड को देखकर उसका मजाक बनाते हैं कि हमेशा बॉडीगार्ड से ही घिरी रहती है। महेश जी अपना आखिरी फैसला सुनाकर वहां से सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। तभी वसुंधरा जी बोली, अगर तुम्हें सबको नहीं ले जाना है तो किसी एक को ले जाओ। आहाना भी आज रणविजय के साथ जाएगी। रनाथ मेंशन में पार्टी है, हम दोनों भी निकलने वाले हैं। अगर तुम्हें वहां चलना है तो चलो, नहीं तो बॉडीगार्ड के साथ जाओ। वसुंधरा जी अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए बोली, मैं कैनाल को फोन करके बुलाती हूँ। महेश जी भी रुक गए और उन्होंने कहा, हाँ ये ठीक है, तुम उसको लेकर चले जाओ, लेकिन तुम्हें अकेले नहीं जाना है। दीपा चिल्लाते हुए बोली, उसके साथ मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो घटिया इंसान है। वह कहता है मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। दीपा की आवाज़ सुनकर आहाना भी बाहर आ गई। दीपा अपने धुन में बोले जा रही थी, वह कहता है मेरे साथ वाली सीट पर बैठो, वह मेरा बॉडीगार्ड नहीं है, आहाना मैडम का बॉडीगार्ड है। और तो और कहता है अगर चुप नहीं हुई तो मैं आपको किस कर लूँगा, और वो भी सबके सामने। यह सुनते ही आहाना के कदम सीढ़ी पर ही रुक गए और उसने मन ही मन कहा, यह बेवकूफ़ लड़की, इसे इतना भी नहीं पता किससे क्या शिकायत करनी चाहिए। उसने ना में अपना सिर हिलाया और जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतर कर उसके पास आ गई। वह भी पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। क्या कर रही है, चुप हो जाओ, वह सिर्फ तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता है और कुछ भी नहीं। आहाना ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा। दीपा ने अपने मुंह से उसका हाथ हटाते हुए कहा, नहीं वो फ्लर्ट नहीं करता है, वो सच में उसने मुझे किस। अभी दीपा आगे कुछ कह दी, उससे पहले आहाना ने उसका मुंह बंद कर दिया। लेकिन महेश जी के कदम ठिठक गए थे। आहाना ने अपने पापा को देखा, वह गुस्से में लग रहे थे। महेश जी ने गुस्से में आहाना से पूछा, तुम इतनी बदतमीज बॉडीगार्ड के साथ जाती हो? आहाना ने उन्हें समझाने की कोशिश की, नहीं पापा, कैनाल ऐसा नहीं है, हो सकता है वो बस थोड़ा सा मजाक कर रहा हो। वह अपनी लिमिट कैसे भूल सकता है, वह एक बॉडीगार्ड है। आहाना की बोलती बंद हो गई। वसुंधरा जी अपने पति को समझाते हुए बोली, अरे छोड़िए ना, आजकल के बच्चे हैं, थोड़े से मजाक, चुप रहिए आप। उन्होंने अपने पत्नी को डांट दिया और वहां से तेज कदमों से बाहर आ गए। बाहर कैनाल अपने आदत अनुसार कार के बोनट पर बैठा हुआ था और अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। जब उसने महेश जी को गुस्से में अपनी तरफ आता हुआ देखा तो कार से नीचे उतर गया। आते ही महेश जी उसके कॉलर पकड़ लिए और उसे झाड़ते हुए बोले, तुम अपने हद भूल गए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दीपा के साथ बदतमीजी करने की। कहते हुए महेश जी ने कैनाल के गाल पर झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। कैनाल का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कि दीपा इतनी बेवकूफ़ है कि वह अपने पापा को जाकर बता देगी। उसने गलती तो की थी, इसलिए उसने अपना सर झुका लिया। कैनाल का झुका हुआ सर उसके हाँ का सबूत था। इस बात से महेश जी का गुस्सा और भड़क गया और उन्होंने कैनाल को मारना शुरू कर दिया और उसके साथ ही उनके मुंह से कड़वी बातें भी निकल रही थी। तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरी बेटी को छूने की। तुम्हारी एक सैलरी जितना वह जुतियाँ पहनकर रोज फेंक देती है। वह अभी छोटी बच्ची है और तुम उसके साथ ऐसी घटिया हरकत करते हो। तुम्हारे ऊपर भरोसा करके भेजा था मैंने। अगर तुम मिस्टर रनावत के बॉडीगार्ड नहीं होते ना तो मैं तुम्हें इसी वक्त जेल भिजवा देता। आइंदा से मेरी बेटी से दूर रहना। कहते हुए महेश जी ने कैनाल को जोर से धक्का दिया। कैनाल नीचे जमीन पर गिर गया। महेश जी आहाना का हाथ पकड़ते हुए बोले, तुम भी इसके साथ नहीं जाओगी। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है। यह लोग बॉडीगार्ड के नाम पर कलंक है। महेश जी के कहे हुए एक एक शब्द कैनाल के दिल में खंजर चुभो रहे थे। और बेचारी दीपा, वह तो डर के मारे थर थर कांप रही थी। उसे तो लगा था कि अगर वह अपने मॉम को यह सारी बातें बता देगी तो वे लोग उसे कैनाल के साथ नहीं भेजेंगे। लेकिन इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा यह उसने नहीं सोचा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसने सिर्फ आधी बात बताई थी और महेश जी सिर्फ आधी बात सुनकर फैसला लेने के लिए आ गए थे। कैनाल भी वापस से खड़े होकर बोला, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू देखकर आपने निर्णय लिया, एक और पहलू है, जाकर अपनी बेटी से पूछें। कैनाल का यह रवैया महेश जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वह आगे बढ़ते तब तक आहाना ने उन्हें रोक लिया। पापा, आप दीपक को जानते हैं, वो कितना शरारती है।
महेश जी का आसमान पर चढ़ा हुआ गुस्सा एकदम से आकर नीचे जमीन पर गिरा और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने कनाल से तो कुछ पूछा ही नहीं। एक बाप के लिए उसकी बेटी फूल समान होती है, जिसके ऊपर वह थोड़ा भी आंच बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जब दीपा ने कहा कि कैनाल ने उसे कार में किस किया था इसलिए उसके साथ नहीं जाना चाहती, तो उन्हें लगा कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है। कैनाल ने घूरते हुए नजर दूर खड़ी दीपा पर डाला और अपनी गाड़ी में बैठ गया। महेश जी दीपा को घूरते हुए निकल गए। वसुंधरा जी अब अपने आप को कोस रही थी। क्या जरूरत थी उन्हें कैनाल का नाम लेने की। उन्होंने दीपा को डांटते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, चुपचाप से हमारे साथ रनावत मेंशन चल रही हो। दीपा में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने माँ बाप के सामने पैर पटके। वो अभी चुपचाप घर के अंदर आ गई और आहाना कैनाल के साथ चली गई। गाड़ी में बैठते ही आहाना ने कैनाल को डांट दिया, तुझे पूरे मुंबई शहर में एक वही बेवकूफ़ लड़की मिली थी फ्लर्ट करने के लिए। वह पागल है, किसके सामने क्या बोलना है उसे थोड़ा भी आइडिया नहीं है। इडियट कहीं के, तुम्हें क्या ज़रूरत है उससे फ्लर्ट करने की। फिर वह थोड़ा शांत होकर बोली, आई एम सो सॉरी, पापा थोड़ी जल्दी गुस्सा करते हैं, तो तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना। कैनाल ने अपने ऊपर लगे शीशे से आहाना को देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। आज उसकी जितनी बेइज्जती मिस्टर मेहता ने की थी उतने पहले किसी ने नहीं की थी। उसे बुरा लग रहा था। कैनाल के गालों और गर्दन पर महेश जी की उंगलियों के निशान बन गए थे। रनावत मेंशन में एक छोटी सी फैमिली गेट टुगेदर रखी गई थी। उसमें बाहर से कोई भी मेहमान शामिल नहीं थे। आहाना की फैमिली, अंजलि की फैमिली, विवेक की फैमिली और उसके साथ रनावत मेंशन के सारे लोग। पार्टी का थीम ब्लैक था। जहां सभी महिलाओं ने ब्लैक साड़ी पहनी, वहीं पुरुषों के लिए ब्लैक कलर की शेरवानी के साथ वाइट चूड़ीदार पजामा था। शकुंतला जी हैवी बनारसी साड़ी में हैवी ज्वेलरी से भरपूर आज किसी क्वीन की तरह लग रही थी। मेघना जी भी आज पारंपरिक आभूषण के साथ बहुत ही सुंदर लग रही थी। वहीं निशा और सुमन मॉडर्न साड़ी के साथ हल्के मेकअप की थी। अंजलि ने भी आज ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी, ओपन पल्लू, गले में छोटा सा पेंडेंट और हाथों में चूड़ियाँ। पुनीता जी, धर्मा जी के साथ वसुंधरा जी भी आज ब्लैक रंग की साड़ी में कहर ढा रहे थे और सभी मर्द अपने अपने पत्नियों को बड़े ही प्यार से देख रहे थे। इन सबसे दूर कोने में खड़ी दीपा बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहे थे, क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए शॉर्ट ड्रेस में रेडी हुई थी और मामला इतना बिगड़ गया कि उसे ड्रेस चेंज करने का मौका ही नहीं मिला और उसी ड्रेस में यहाँ आ गई। अब उसे पछतावा हो रहा था। उसने वन पीस ऑफ सोल्जर स्लीवलेस हॉट ड्रेस पहना था जो उसकी बॉडी से चिपका हुआ था। वो ड्रेस मुश्किल से उसके थाई तक आ रहे थे। सुमन उसके पास आकर बोली, क्या पहनकर आई है? सारे बड़े लोग हैं, इतने छोटे पहनकर आने की क्या जरूरत थी तुझे? भाभी ने बताया नहीं, आज सबको ब्लैक रंग की साड़ी पहननी थी। यार बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, कहते हुए दीपा अपने ड्रेस को नीचे की तरफ खींचने लगी। सुमन ने उसे रोकते हुए कहा, अब क्या इसे भी फाड़ कर छोटा बनाना है? खींच रही है इतना? तुम्हारे खींचने से यह बड़ा नहीं हो जाएगा। तू यहीं रुक, मैं निशा भाभी की कोई अच्छी सी साड़ी लाती हूँ, वो ब्लैक कलर की ज़्यादा पहनती है। दीपा सबकी नज़रों से बचती हुई चुपचाप एक पिलर के पीछे जाकर खड़ी हो गई। रणविजय एकटक आहाना को देख रहा था, जो निशा के पास सोफे पर बैठकर उससे कुछ बात कर रही थी। बात करते हुए उसके कानों में पहने झुमके हिल रहे थे। दीपा अपने पर्स को अपने थाई पर रखकर ढकने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां पर कैनाल आ गया। उसने दीपा को नीचे से ऊपर तक अजीब नजरों से देखा। कैनाल को सामने देखकर दीपा डर के मारे कांपने लगी। कैनाल अपने कदम धीरे धीरे दीपा की तरफ बढ़ाने लगा। दीपा उसे उंगली दिखाते हुए बोली, देखिए, अगर आपने कुछ भी किया तो अच्छा नहीं होगा, मैं पापा को फिर से बता दूंगी। जब कैनाल नहीं रुका तो वो वहाँ से जल्दी से भागने लगी, लेकिन कैनाल ने उसका हाथ पकड़ा और वापस पिलर से सटा दिया और अपना एक हाथ पिलर पर टिकाया और दूसरे हाथ से दीपा के जबड़े को पकड़ते हुए बोला, सॉरी, मैंने आपको किस किया? अपने पापा को पूरी सच्चाई बता दीजिए। मैंने आपको किस क्यों किया था? ताकि उनके मन में मेरे लिए कोई भी गलत फहमी ना रहे। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वैसे बहुत कमाल लग रही हो। अब ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनेंगी मिस मेहता तो लड़कों का दिमाग तो खराब होगा ही ना। क्या पता फिर लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। दीपा की आंखें नम हो गई थी।
उसे पता था केनाल अपने थप्पड़ का बदला लेने के लिए उसे से यह सब कह रहा है। केनाल 2 कदम पीछे होकर दीपा को ऊपर से नीचे तक निहारने लगा। उसकी नजरें दीपा के होठों पर आकर रुक गई। दीपा अनकंफर्टेबल हो रही थी। वो मन ही मन भगवान से मना रही थी कि कोई आ जाए। दीपा ने उसे धकेला। केनाल जैसे ही पीछे हुआ उसे सामने से सुमन आती हुई दिखी। उसके हाथ में एक साड़ी थी। केनाल को समझते देर नहीं लगी कि सुमन दीपा के लिए वह साड़ी ला रही है। उसने जाकर दीपा के होठों को चूम लिया। दीपा कुछ नहीं कर सकती थी। वो उसके बदतमीजी को चुपचाप खड़ी खड़ी सह रही थी। पिलर के पीछे से दीपा का पर्स और दूसरे साइड से केनाल के बाजू का कपड़ा दिख रहा था। उस लड़के के पोजीशन को देखकर सुमन ने पिलर के पीछे हो रही हरकतों का अंदाजा लगाया। उसे रणविजय की सगाई वाली बात याद आई, जब केनाल दीपा का हाथ पकड़कर किचन की तरफ ले जा रहा था। उसके कदम वहीं ठहर गए। उसकी आंखें नम हो गई और वह पीछे मुड़कर जाने लगी। तभी उसके सामने दीपू आया। है, तुम यह साड़ी लेकर कहाँ घूम रही हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। सुमन अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लाते हुए बोली। यह दीपा पता नहीं कहाँ चली गई। आज उसने गलत कपड़ा पहन लिया, इसलिए मैं उसे देने आई थी। कहते हुए उसने दीपू का हाथ पकड़ लिया। उसे डर था कहीं दीपू उन दोनों को देख न ले और वह उसे खींचते हुए ले जाने लगी। लगता है कमरे में है, चलो हम उसे ढूंढते हैं। दीपू की तो मानो मनचाही मुराद पूरी हो गई हो। वह कभी सुमन को देख रहा था तो कभी अपने हाथ को, जिसे सुमन ने पकड़ा हुआ था, और वह उसके साथ साथ जाने लगा। केनाल के दोबारा किस करने से उसके आंखों में ठहरे हुए आंसू गालों पर आ गए थे। केनाल उस आंसू को चूमते हुए बोला, आपके पापा ने बहुत मारा है मुझे। अब मैं आपको मार तो नहीं सकता, इसलिए। कहते हुए उसने दीपा के होठों को फिर से किस कर लिया। इस बार दीपा ने केनाल को अपनी पूरी ताकत से धक्का दे दिया। उसकी नज़र में केनाल की एक बदतमीज और लड़कियों को छेड़ने वाले बॉडीगार्ड की छवि उभर आई थी। उसने मन ही मन सोचा, मैं बेकार में ही गिल्ट में थी। पापा इसके हाथ पैर तोड़ देते तब अच्छा होता। और उसने अपने ड्रेस को नीचे से पकड़कर खींचा। जैसे ही उसने ड्रेस खींचा, उसका ड्रेस उसके पेट के पास से चर की आवाज़ के साथ फट गया और नीचे सरक गया। उसका पूरा पेट दिखने लगा। यह देखते ही केनाल ने जल्दी से अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। उसका गला काफ़ी डीप था। उसने अपने गले को पकड़कर ऊपर की तरफ खींचा। ड्रेस ज़्यादा टाइट होने की वजह से वहीं से फट गया, जिससे उसके अंडर गारमेंट्स दिखने लगे। दीपा जल्दी से पिलर की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। केनाल ने अपना ब्लेजर निकाला और दीपा को पीछे से उड़ा दिया और वहाँ से तेजी से निकल गया। उसकी ये हरकत देखकर दीपा चौंक गई। उसने ब्लेजर को अच्छे से पहना और उसके सारे बटन बंद कर लिए। केनाल के जाने के तुरंत बाद सुमन वहाँ आ गई। उसने जैसे ही दीपा को अपनी तरफ घुमाया, उसके फटे कपड़े देखकर उसे डांटने लगी। मना किया था ना, खींचना मत, फट गया ना। यह कोट किसके हैं? दीपा कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। है, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? नहीं। सुमन उसको लेकर ग्राउंड फ्लोर के बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर में दीपा ने भी कपड़े पहन लिए। शकुंतला जी अपने हाथ में माइक लेकर बोली, आप सबको नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस नए साल की खुशी दोगुनी हो गई है क्योंकि हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है। हमारी निशा माँ बनने वाली है। यह सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सबने निशा को गले लगाकर उसे बधाई दिया। जब अंजलि निशा के पास आई, उसने उसके माथे को चूमते हुए कहा, बहुत बहुत बधाई हो। दूर खड़े राणा जी एकटक अंजलि को देख रहे थे। विवेक ने भी उसे कंग्रेचुलेट किया। शकुंतला जी आगे बोली, आप हमारी दूसरी खुशियों की बारी है, विजय और हाना के शादी की। हम चाहते हैं हमारे दोनों पोते जल्दी से अपने दोनों बहुओं को साथ लेकर घर आए। मरने से पहले मेरी एक इच्छा है, मैं अपने परिवार को पूरा होते देखना चाहती हूँ। इसलिए हमने फैसला किया है कि अगले रविवार से अहाना और विजय के शादी की रस्में शुरू होगी। सभी लोग खुश हो गए। सबने ताली बजाई। तभी सुमन बोली, गाइस 12 बजने वाले हैं, जल्दी से सभी लोग डांस के लिए आ जाइए। सभी बड़े बूढ़ों से लेकर नौजवानों ने अपने अपने पार्टनर को लिया और उनके साथ कपल डांस करने लगे। धीरे धीरे घड़ी की सुइयां 12 के करीब आने लगी। रणविजय अहाना के कमर में हाथ डालते हुए
उसे अपने पास करते हुए बोला, आप नाराज हैं मुझसे? हाना उससे थोड़ी दूरी बनाते हुए बोली, यह क्या बात हुई? सगाई भी आपने ऐसे ही अचानक, और शादी भी? मैं क्या कहीं भागी जा रही हूँ? रणविजय हाना के कानों में अपने गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, मैंने कहा था ना, मुझे जो चाहिए आप मुझे दे दीजिए। लेकिन नहीं, आपको शादी तक रुकना ना, और मैं नहीं रुक सकता। इसलिए सिंपल सी बात है कि मैं आपको चाहता हूँ। आना को रणविजय की बातों का मतलब समझ आ रहा था और उसने अपना सर झुका लिया और डांस करने लगी। इस वक्त दादी जी राणा जी के साथ डांस कर रही थी और दीपू सुमन के साथ। सबके कान में एक मधुर गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। अपने हाथ में माइक पकड़े यह गाना निशा गा रही थी। रौनित उसके बगल में चुपचाप खड़ा था। सभी लोग उस गाने के साथ लय मिलाकर डांस करने लगे। निशा के स्वर में उसकी खुशी साफ झलक रही थी। दीपा चुपचाप एक तरफ खड़ी थी। वहां के कुछ नौकर भी अपने अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे थे। लाची ने दीपा का हाथ पकड़ा और बोली, चलो हम भी डांस करते हैं। सुमन जैसे ही लाची के हाथों में अपना हाथ देने को हुई, आदिल लाची को खींच लिया। अरे मेरे साथ कौन डांस करेगा? कहते हुए वह लाची को लेकर चला गया। सुमन की नज़र दीपा पर पड़ी। उसने दीपू से पूछा, घर पर कुछ हुआ है क्या? यह जब से आई है ऐसे ही गुमसुम उदास है। दीपू ने कहा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है यार। पापा ने कैनाल को बहुत मारा है। क्यों? सुमन ने पूछा। बाद में बताऊंगा, अभी पहले डांस करो। सुमन ने दीपू के कान में कुछ कहा और कैनाल को ढूंढते हुए इधर उधर भटकने लगी। मैं दीपा को लेकर आ रहा हूँ, कहते हुए दीपू भी वहाँ से चला गया। अभी बस 12 बजने वाले ही थे और निशा का गाना खत्म हो चुका था। सब तालियां बजाने लगे। दादी यह कहते हुए सोफे पर बैठने लगी, हाँ मुझ बुढ़िया से डांस नहीं होता। राणा जी दादी को संभाल कर सोफे पर बिठाने लगे, लेकिन उनकी नज़र सामने अंजलि परी थी। दादी ने कहा, राणा तुम्हें वह लड़की पसंद है क्या? वह आना की दोस्त है ना? नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी सगाई हो गई है। हाँ तो क्या हुआ, तुझे पसंद है तो बताओ। नहीं, वह मुझे पसंद नहीं है, राणा जी ने कहा। सरला, अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, इसके लिए भी कोई अच्छी सी लड़की ढूंढनी पड़ेगी। राणा जी ने पहले दाई माँ को और उसके बाद दादी को देखते हुए कहा, नहीं दादी माँ, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बॉस की सेवा करके गुजारूंगा। अरे यह कौन सी बात है, शादी नहीं करनी है? शकुंतला जी ने डांटते हुए कहा, अगला नंबर तुम्हारा ही है। मैं खुद तुम्हारे लिए एक सुंदर लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। दाई माँ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने राणा जी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मालकिन ठीक कह रही हैं, अब आपको भी शादी कर लेनी चाहिए। राणा जी कुछ नहीं बोले, वहाँ से एक साइड खड़े हो गए। उनके चेहरे पर मास्क था। मेघना जी कैनाल को ढूंढते हुए बाहर आ गई। कैनाल अपने आदत के अनुसार कार की बोनट पर बैठा हुआ था। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मेघना जी बोली। कैनाल फौरन नीचे उतर गया। उसने अपना सर झुकाकर कहा, नहीं मैम, बस ऐसे ही। मेघना जी उसके बाजू पकड़ते हुए बोली, तो अंदर चलिए, सभी लोग अंदर हैं। उसने अपना बाजू छुड़ाते हुए कहा, नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। मेघना जी उसके मास्क को देखते हुए बोली, मास्क क्यों लगा रखा है, चलिए अंदर। मेघना जी के बार बार कहने पर कैनाल मना नहीं कर पाया। जैसे ही अंदर आया, रणविजय की नज़र उस पर पड़ी। आहाना ने रणविजय के नज़र का पीछा किया तो देखा मेघना जी कैनाल को लगभग खींचते हुए अंदर ले जा रही थी। कैनाल की नानों को आहाना को समझ आ रही थी। सबकी नज़रें दीवार पर टंगी बड़ी सी घड़ी पर थी। तभी 12 बजे का अलार्म बजा और सबके ऊपर ढेर सारी गुलाब के पंखुड़ियाँ गिरने लगी। हवा में बलून के साथ साथ चमकीले पेपर और रंग बिरंगे लाइट्स भी चमकने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे सितारे एक साथ आसमान में उतर रहे हो। थोड़ी देर डांस करने के बाद सभी लोग बैठ गए। सुमन बोली, क्यों ना हम लोग गेम खेलें? इतनी भी जल्दी क्या है सोना? शकुंतला जी बोली, तुम बच्चे खेलो, हम लोग जा रहे हैं आराम करने। सारे बड़े लोग आराम करने चले गए। रनहाउत मेंशन में बने अपने अपने कमरों में चले गए। दीपा चोर नज़रों से बार बार कैनाल को देख रही थी। यह लड़का उसे समझ नहीं आ रहा था। वही कैनाल अपनी किए हुए हरकत के बारे में सोच रहा था। जब भी ये लड़की मेरे सामने होती है मुझे क्या हो जाता है,
इसके बाप से मार खाने के बाद भी मैंने वही हरकत फिर से दोहराई। सोचते हुए वह अपना सर खुजाने लगा। सुमन ने एक बोतल लाकर टेबल पर रख दिया और उस बोतल को घुमा दिया। यह बोतल जिसके तरफ भी रुकता उसे गाना गाना होता। पहली बार में ही बोतल विजय के सामने रुक गया। दीपू चीयरअप करते हुए बोला, कमान जीजू, हमें लड़कियों को हराना है। रणविजय ने गाना गाना शुरू किया। उसकी नज़रें एकटक कहाना पर थी। सबको समझ आ रहा था उसका गाना सिर्फ आना के लिए है। बोतल को दोबारा घुमाने पर वह राणा जी की तरफ रुका। राणा जी का दूर दूर तक गाना से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वह वहां से उठकर जाने लगे। तभी सुमन ने उनका हाथ पकड़कर रोक दिया। यह चीटिंग है, आप गेम बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। राणा जी झूठी जमाई लेते हुए बोले, मुझे नींद आ रही है। तभी आहाना बोली, डोंट वरी, आपका गाना मैं गा दूंगी। जब विवेक की बारी आई तब विवेक की नज़र गाना गाते हुए आहाना पर टिकी थी। रणविजय विवेक को घूर घूर कर देख रहा था। उसे यह लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने मन ही मन कहा, अपनी होने वाली बीवी अपने बगल में बैठी है और मेरी बीवी को ताड़े जा रहा है। अंजलि ने गाना गाने से मना कर दिया और लास्ट में निशा ने सबके लिए एक हैप्पी न्यू ईयर सॉन्ग गाया।